चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का हमने नेम क्लोज कर लिया था कंप्लीट। हाँ भाई, कुछ केस लॉज मुझे डिस्कस करने थे, है ना? तो कुछ केस लॉज हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर ना केस लॉज है, ध्यान से सुनना, ये बुक्स आपके पास अवेलेबल होंगी। ठीक है, देखिए, केस लॉज हैं किसके ऊपर बेटा? नेम क्लॉज के ऊपर। किसके ऊपर? नेम क्लॉज के ऊपर, ठीक है। तो केस लॉ था, क्या नाम है इसका बेटा? मेथोडिस्ट चर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अब इसमें कुछ मैंने फैक्ट्स लिखे हुए हैं, राइट, और सिचुएशंस क्या था, साइटेशंस क्या थे, वगैरह वगैरह। तो सर सबसे पहले ये केस किसका था? बॉम्बे हाई कोर्ट का। किसका बेटा? फैक्ट्स क्या थे इस केस के सर? कहते हैं सर, अ कंपनी प्रपोज्ड अ नेम दैट अपीयर्ड टू मिसलीडिंग इन लाइट ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज इट्स मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मतलब नाम कुछ ऐसा था जो हमारे ऑब्जेक्ट को मिसलीड कर रहा था। क्या कर रहा था बेटा? It was feared that the name might deceive the public by suggesting an association with the Methodist Church when the reality the object is unrelated। मतलब लोगों को क्या लगता है भाई, ये तो चर्च से रिलेटेड है, किससे रिलेटेड है? बट एक्चुअली में हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो कुछ और ही था। कि मतलब ये चर्च जो है, ये वर्ड जो यूज कर रहे हो आप, तो इसके कॉन्टेक्स्ट में ही आपका ऑब्जेक्टिव भी होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली ऐसा था नहीं, है ना? तो कहते हैं ऑब्जेक्शन क्या था? वाज रेज्ड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक फ्रॉम बीइंग मिसलीड अबाउट द कंपनीज ट्रू पर्पस। मतलब सिंपल सी बात है, इस केस लॉ का मतलब ये कह रहा है भैया, अगर आपने नाम लिखा हुआ है, जो भी आप नाम सिलेक्ट कर रहे हो, वो एज पर क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट क्लॉज, यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसके हिसाब से होना चाहिए। या फिर अगर है तो टोटली डिफरेंट होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि भैया नाम में कुछ और लिखा है, ऑब्जेक्टिव आपका वो नहीं है, या तो नॉर्मल नाम है, जैसे मान लो नॉलेज वेंचर इंस्टीट्यूट है, नॉलेज वेंचर खाली मैंने वर्ड यूज किया, इससे कुछ भी समझ नहीं आ रहा ऑब्जेक्टिव क्या है। या तो ऐसा हो, राइट, या फिर मैं बोलूँ टाटा स्टील प्राइवेट लिमिटेड या टाटा स्टील लिमिटेड बोल रहा हूँ, तो ये स्टील वर्ड लिखा है ना, तो स्टील का बिजनेस होना चाहिए। ये बेसिकली बोल रहा है कि वर्ड या तो टोटली डिफरेंट हो, जिससे कुछ भी इंडिकेशन ना जा रहे हो, कोई भी पब्लिक मिसलीड ना हो रही। ठीक है, तो ये केस लगा क्या था बेटा? मेथोडिस्ट चर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अच्छा, कौन से प्रोविजंस को रेफर कर रहा है ये? सेक्शन 20 पुराना एक्ट का था बेटा ये, यानी कि पुराने केस में था। ठीक है, इशू क्या था? whether the registrar must ensure that proposed name is not misleading or deceived with reference of the object clause। ठीक है, आरओसी को यहाँ पर चेक करना है, या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ये चेक करे कि नाम मिसलीड कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। कोर्ट ऑब्जर्वेशन क्या था? रजिस्ट्रार हैज ए ड्यूटी टू मेक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बिफोर अप्रूविंग द नेम। भाई देखो, रजिस्ट्रार का काम ना डिटेल एक्सटेंसिव स्टडी करने का कोई ऐसा मतलब नहीं होता है। अगर उसने क्या करी हुई है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी है ना, दिस इज सफिशिएंट, राइट। तो कहते हैं नो रिक्वायरमेंट फॉर एलोपरेट इन्वेस्टिगेशन अनलेस इलीगैलिटी इज अपीयर्ड फ्रॉम द मेमोरेंडम। मतलब जब तक मेमोरेंडम में कोई इलीगल कॉन्सेप्ट नहीं है, तब तक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है बेटा डिटेल में इंक्वायरी करने की। इफ द नेम इज लॉफुल ऑन इट्स फेस, रजिस्ट्रेशन कैन बी प्रोसीड। अगर नाम लॉफुल है तो रजिस्ट्रेशन हो सकता है, वो बाद में है, इट्स अ मैटर ऑफ डिस्कशन की कोई केस आता है तो उसमें कोर्ट डिसाइड कर सकता है। ठीक है, जजमेंट क्या था? रजिस्ट्रार मस्ट रिजेक्ट कर देगा क्या बेटा? मिसलीडिंग ऑन द बेस ऑफ प्राइमा फेसी एग्जामिनेशन। भाई प्राइमा फेसी क्या होता है? जो अपने स्टार्टिंग में इनिशियली जो आपको दिख रहा है उसके बेसिस पे नाम क्या हो सकता है? रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, कहते हैं इफ देयर इज नो ऑब्वियस क्या बेटा? इलीगैलिटी, डिटेल्ड स्क्रूटनी इज नॉट रिक्वायर्ड। मतलब डिटेल, जब तक कोई लीगलिटी नहीं होता है तब तक आपको डिटेल इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लो तुमने ना नाम प्रूफ कर दिया, बाद में कुछ केस होता है तो वहां पर आप नाम को क्या कर रहे हो? रिजेक्ट कर रहे हो। तो ये राइट दे रहा है अवश्य को कि अगर बाद में ऐसा कोई पॉइंट दिखता है कि जो अनजस्टिफाइबल है, अनडिजायरेबल है, या कोई भी प्रोविजन को क्या कर रहा है बेटा? ब्रीच कर रहा है, तो उस सिचुएशन में आप उस नाम को क्या कर सकते हैं बेटा? रिजेक्ट कर सकते हैं। प्रिंसिपल एस्टेब्लिशमेंट, रजिस्ट्रार मस्ट प्रिवेंट मिसलीडिंग नेम बट इंक्वायरी लिमिटेड इन प्राइमा फेसी चेक। ठीक है, ये कुछ निमोनिक्स हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये तो हो गया पहला केस हमारा। क्या था? मेथोडिस्ट चर्च वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। जिसमें क्या था बेटा कि आरओसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ क्या है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की, डिटेल इन्वेस्टिगेशन की उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जब तक मेमोरेंडम में कोई इलीगलिटी कॉन्सेप्ट नहीं होगा। ठीक है, अगला है टीवी कृष्णा वर्सेस आंध्रा प्रभा प्राइवेट लिमिटेड। भाई ये केस मैंने आपको नॉलेज वेंचर के व्हाट्सएप पेज पे भी डाल के दिया था। ठीक है, अब देखो साइटेशन है किसके बेटा है? आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की। अब इधर ध्यान सुनना,
कंपनीज प्रपोज ऑब्जेक्टिव वाज अलेस टू बी लिंक्ड विद अनलॉफुल एक्टिविटी, मतलब कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है बेटा, उसमें एलिगेशन लगा था कि वो क्या है, अनलॉफुल एक्टिविटी है। द सस्पेंशन ऑफ इलेगैलिटी वाज बेस्ड ऑन द इंटरफेस रादर देन एनीथिंग ऑब्वियस इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो रजिस्ट्रार वाज आस्क्ड टू रिफ्यूज द रजिस्ट्रेशन बेस्ड ऑन द पोटेंशियल इलीगैलिटी, मतलब यहाँ पर क्या था, मेमोरेंडम में क्या था बेटा, कुछ इलीगैलिटी थी, क्या थी बेटा, मतलब कोई लीगल प्रोविजन आपने नहीं डाल रखा था, ठीक है। तो कौन सा एक्ट का बेटा रेफरेंस है इसमें, अगेन सेक्शन 20 का, whether registration can be refused if company objective might unlawful but are not obviously so। मतलब क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन ये आया था कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव अगर क्या है बेटा, अनलॉफुल है, ऑब्वियस नहीं है, अनलॉफुल है, तो क्या उसके रजिस्ट्रेशन को रिफ्यूज किया जा सकता है। तो रजिस्ट्रार इज ओनली एक्सपेक्ट टू चेक बेटा क्या, ऑब्वियस एंड ट्रांसपेरेंट इलीगैलिटी, जो उसको दिख रहा है ये ऑब्वियस है, ठीक है। अनलेस द पर्पस ऑफ एक्स फेसिया अनलॉफुल और क्लियरली प्रोहिबिटेड, रजिस्ट्रेशन शुड बी रिफ्यूज, शुड नॉट बी, मतलब जब तक प्रॉपर तरीके से हमें पता ना लगे कि हाँ भैया ये प्रोहिबिटेड है या फिर ये अनलॉफुल है, तब तक बेटा हम उसको रिफ्यूज नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी कैन नॉट रिफ्यूज रजिस्ट्रेशन अनलेस ऑब्जेक्ट क्या ना हो बेटा, प्राइमरी फेस क्या ना हो, अनलॉफुल ना हो, मतलब जब तक आरओसी को ना लगे कि अनलॉफुल है या लॉ में स्पेसिफिकली प्रोहिबिटेड है, तब तक वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। सस्पिशंस ऑफ इलीगलिटी विदाउट क्लियर एविडेंस इज इनसफिशिएंट, मतलब जब तक क्लियर एविडेंस नहीं है किसके बेटा, इलीगलिटी के, तब तक नाम क्या नहीं होगा बेटा, रिफ्यूज नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं होगा। रजिस्ट्रार चेक लिमिटेड अपीयरेंट लीगलिटी नॉट हिडन पर्पस, मतलब हिडन पर्पस को थोड़ी देखना कहाँ है मेरा, मैं तो फेस ऑफ डॉक्यूमेंट चेक करूंगा ना कि डॉक्यूमेंट में क्या लिखा है, तुम्हारा इंटेंशन मुझे क्या पता क्या है, कंपनी बनाने के पीछे तुम्हारा इंटेंशन क्या है, आई डोंट। तो मैं तो क्या चेक कर रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंट प्रॉपर है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकती हूँ है। नहीं नहीं, कोई नाम रिलेट होना चाहिए था किससे, ऑब्जेक्ट से, ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट में अगर इलेगिलिटी है तो दोनों डिफरेंस हो गया ना बेटा। ये एक बड़ा फेमस केस है, एग्जाम में भी आता है, एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड वर्सेस एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड। अब यहाँ पर जो लड़ाई थी वो किसकी थी बेटा, ये जो एटलस वर्ड है इसकी लड़ाई थी, किसकी लड़ाई थी बेटा, एटलस वर्ड, ठीक है। ये तो प्लेंटिफ एंड डिफेंडेंट कंपनीज बिलोंग्स टू द सेम फैमिली, मतलब ये दोनों ही क्या थे बेटा, सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। जो प्लेंटिफ है, क्या नाम है इसका, एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड, वॉज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ किसका बेटा, ट्रेडमार्क ऑफ एटलस, मतलब ये यहाँ पे जो एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड है, उसमें जो पर्सन था, ओनर उसका, वो एक ट्रेडमार्क का क्या था, ओनर था, क्या था बेटा, ओनर था, यानी कि उसके नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड था, किसके ऊपर बेटा, एटलस के ऊपर। तो डिफेंडेंट जो था जिसका नाम क्या था, एटलस प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड, इंक्लूड द वर्ड कौन सा, एटलस, इट इज कॉर्पोरेट नेम एंड डील विद द बाइसाइकिल एंड साइकिल पार्ट्स, और किसके साथ डील करने लग गया, साइकिल्स और साइकिल के पार्ट्स के साथ, ठीक है। प्लेंटिफ क्लेम करता है द कॉज ऑफ कंफ्यूजन अमाउंट ऑफ द ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट, ठीक है। अब प्लेंटिफ ने बोला भैया ये तो मैं अपने ट्रेडमार्क को इन्फ्रिंज हो रहा है मेरा ट्रेडमार्क, भाई ठीक है सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, बट इसका ट्रेडमार्क किसके नाम पे है, मेरे नाम पे है। तो अगर अपने कंपनी के नाम पे यूज करेगा तो कंफ्यूजन होगा, लोगों को लगे मेरी कंपनी है तो इसके पास सब मेरे कंज्यूमर चले जाएंगे। तो ट्रेडमार्क एक्ट एंड कंपनीज नेम रूल्स के हिसाब से देखा जाए, कैन रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क बी यूज एज अ पार्ट ऑफ द कॉर्पोरेट नेम फॉर द सेम लाइन ऑफ प्रोडक्ट। The court की judgment है using trademark in the same line of business can be cause confusion among the public. तो trademark rights must be respected even between the companies are the same family। तो इसका मतलब फेवर किसके फेवर में फैसला चला गया है, एटलस साइकिल हरियाणा लिमिटेड के फेवर में। डिफेंडेंट वाज रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम यूजिंग क्या बेटा, एटलस इन, मतलब अपने कॉर्पोरेट नाम है एटलस को आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है। ट्रेडमार्क ओनर राइट्स वर अपहेल्ड डिस्पाइट द फैमिली कनेक्शन, इससे फर्क नहीं पड़ता फैमिली कनेक्शन है, बट स्टिल ओनर के पास ये राइट रहता है ट्रेडमार्क का, तो उसी को मिलेगा। इसका मतलब जो एटलस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनी थी बेटा, उसको अपना नाम क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है किसके नाम पे, रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द कॉर्पोरेट नेम फॉर द सेम प्रोडक्ट विद इट विदाउट कंसेंट, मतलब अगर कंसेंट नहीं है तो आप यूज नहीं कर सकते, अगर कंसेंट होती तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर एक केस हुआ बेटा, दैट इज, क्या नाम था इसका, हैलिफैक्स पीएलसी वर्सेस हैलिफैक्स, दैट इज रिपोजिशंस लिमिटेड, ठीक है। अब इसमें क्या था, ये कोर्ट था इंग्लैंड का केस, किसका केस है बेटा, इंग्लैंड का। तो जो हैलिफैक्स है ना, पीएलसी वाज वेल नोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विद गुडविल इन नेम ऑफ क्या बेटा, हैलिफैक्स। एक कंपनी थी जिसका नाम क्या था, हैलिफैक्स पीएलसी, जो कि एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसके गुडविल थे किसके नाम से, हैलिफैक्स के नाम से। तो हैलिफैक्स जो रिस्पॉन्ड रिपोजिशन लिमिटेड यूज हैलिफैक्स नेम
इन कॉर्पोरेट नेम, उसने अपना नाम, अपनी कंपनी का नाम क्या यूज कर लिया, हेलिफिक्स रिपोजिशन पोजीशन सॉरी लिमिटेड, ठीक है। कोर्ट फाउंड दैट यूज वाज लाइकली टू कॉज कंफ्यूजन अमंग द पब्लिक, ऑब्वियस सी बात है, इससे लोगों को क्या होगा बेटा, कंफ्यूजन होगा कि एक ही कंपनी होगी तो कंज्यूमर उसके पास भी चले जाएंगे। तो कंपनी लेजिस्लेशन ऑफ द नेम कहता है कैन कोर्ट डायरेक्टली इंस्ट्रक्ट द आरओसी टू चेंज द नेम ऑफ कंपनी, यहाँ पर मतलब आरओसी को क्या बोलेगा कोर्ट कि आप कंपनी का नाम क्या करो, चेंज करो। कोर्ट कैन नॉट डायरेक्ट ऑर्डर टू रजिस्टर टू चेंज द नेम, द कंपनी मस्ट फॉलो द प्रेस्क्राइब्ड स्टैट्यूटरी प्रोसीजर फॉर नेम चेंज आफ्टर द कोर्ट ऑर्डर। वैसे सुनो, ये ना अभी मैं आपको बताऊंगा कि जब कोर्ट का ऑर्डर आता है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर आता है, तो कंपनी को ना अपना नाम चेंज करना होगा। लेकिन आरओसी को थोड़ी बोल सकते हैं आप नाम चेंज करो, आरओसी ने आरओसी का काम थोड़ी नाम चेंज करना, वो किसका काम है, कंपनी का काम है। तो यहाँ पर कंपनी करेगी ना कि आरओसी करेगा, ठीक है। कहते हैं कंपनी वाज ऑर्डर टू चेंज नेम, और कंपनी को क्या दिया गया, ऑर्डर दिया गया कि आप हेलिफैक्स नाम को क्या करो, चेंज करो, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी और पर्सन का यूज है, ठीक है। सिंपली फाइलिंग द कोर्ट ऑर्डर विद रजिस्ट्रार इनसफिशिएंट, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। भाई आरओसी को कोर्ट ऑर्डर देने से फायदा थोड़ी है, स्टैट्यूटरी कंप्लायंस होना भी जरूरी है, ठीक है। प्रिंसिपल स्टैब्लिश्ड कोर्ट कैन ऑर्डर कंपनी टू चेंज इट्स नेम्स बट स्टैट्यूटरी प्रोसीजर से, मतलब जो लॉ में प्रोसीजर दिया हुआ है उससे आप अपना नाम क्या करोगे, चेंज करोगे। अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको, सॉरी थोड़ी देर बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा कि किस तरीके से सिचुएशन होता है, समझे, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ना तो ट्रेडमार्क को यूज कर सकते हो, ना किसी एग्जिस्टिंग कंपनी के नाम को यूज कर सकते हो, तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट लॉज यहाँ पर बने हुए हैं। अगला है के जी खोसला कंप्रेसर लिमिटेड वर्सेस खोसला एक्सट्रैक्शन लिमिटेड, ठीक है। ये केस था दिल्ली हाई कोर्ट में, किसका बेटा, तो जो के जी खोसला कंप्रेसर लिमिटेड है वाज एस्टैब्लिश अ कंपनी विद गुडविल इट्स नेम, मतलब ये कंपनी ऑलरेडी बनी हुई थी, किसके नाम से बेटा, खोसला के नाम से, किसके नाम से, खोसला के नाम से, और इनकी गुडविल भी थी मार्केट में इस नाम से, ठीक है। तो जो खोसला एक्सट्रैक्शन लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड विद सिमिलर नेम बेस्ड ऑन द प्रोप्राइटर सरनेम, क्या था बेटा, खोसला, खोसला एक सरनेम होता है, राइट। तो उसने कहा भैया मेरा तो सरनेम है खोसला, राइट, तो मैं तो इसका नाम रजिस्ट्रेशन ले सकता हूँ। बट पॉइंट इज दैट सर इस नाम से ऑलरेडी कंपनी मार्केट में ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। प्लेंटिफ ने ऑब्जेक्ट किया कि ऑन ग्राउंड और लाइकली कंफ्यूजन हो सकती है भैया, और मेरी गुडविल की हो सकती है डैमेज, हो सकती है, ठीक है, हो सकता है मेरे कस्टमर किसके पास चले जाए बेटा, है ना। अगेन दिस इज सेक्शन 20 का केस था, कैन अ पर्सनल नेम बी यूज इफ रिजेंबल विद एग्जिस्टिंग कंपनी। अब इशू क्या था बेटा, क्या मैं अपने पर्सनल नाम पे कंपनी बना सकता हूँ यदि उसके नाम पे ऑलरेडी मार्केट में कोई कंपनी चल रही हो। कोर्ट में क्या हुआ देखो, even if name is genuine, भाई नाम तो genuine है आपका, हाँ, it cannot be used as जो कि identical और similar है किससे बेटा, existing कंपनी के नाम से। The law prioritizes prevention of the public confusion over the personal naming rights। भाई ठीक है तुम्हारा नाम है, बट ऑलरेडी किसी व्यक्ति का नाम मार्केट में क्या चल रहा है बेटा, उससे कंपनी चल रही है, तो आप उस नाम पे क्या नहीं कर सकते, कंपनी बना देख सकते हैं, ठीक है। तो डिफेंडेंट को रेस्ट्रेन किया गया खोसला नाम यूज करने के लिए, और उसको बोला गया नाम चेंज करने को, क्योंकि इससे दूसरी कंपनी गुडविल प्रोटेक्ट करने के, ठीक है। पर्सनल नेम नो एक्सेप्शन इज कंफ्यूजन इज लाइकली टू बी। अब जैसे मान लो मेरा नाम संजय आर्य है, अब मैं आर्य नाम से कोई कंपनी बनाना चाहता हूँ, किस नाम से बेटा, आर्य नाम से, बट ऑलरेडी मान लो कंपनी मार्केट में बनी हुई है, ठीक है। तो क्या मैं अपने पर्सनल नाम पे कंपनी बना सकता हूँ, नहीं, क्यों नहीं बना सकता, क्योंकि ऑलरेडी किसी व्यक्ति का कंपनी चल रही है, और हो सकता है उसके गुडविल क्या है, हो जाए। तो इवन आप अपने सरनेम पे भी कंपनी नहीं बना सकते हो अगर आपका दैट इज ऑलरेडी मार्केट में कंपनी चल रही है दूसरी, ठीक है। समझ आ रहा है कुछ। अब एक केस था हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा, दैट इज रिवीजन पिटिशन वर्धमान कॉर्पोरेशन लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हाँ, ये कब करवाया था, अगर पेज आगे पीछे वर्क होंगे। हाँ, तो रेस्पोंडेंट कौन था बेटा, वर्धमान फर्टिलाइजर एंड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड प्रोप्राइटर ऑफ ट्रेडमार्क, क्या बेटा, वर्धमान। मतलब जो कंपनी थी वर्धमान फर्टिलाइजर एंड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके नाम पे बेटा वर्धमान वर्ड क्या था, ट्रेडमार्क बना हुआ है, ठीक है। तो एप्लीकेंट जो था वर्धमान कॉर्पोरेट न्यूट्रिशन प्राइवेट लिमिटेड यूज द सेम इन द कॉर्पोरेट नेम, मतलब इसने अपना नाम क्या कर लिया था बेटा, उसमें यूज कर लिया था। बोथ कंपनी वर एंगेज इन द सेम लाइन ऑफ बिजनेस फर्टिलाइजर एंड सीड्स। तो रेस्पोंडेंट ने फाइल किया बेटा एप्लीकेशन सेक्शन 22 में, सीकिंग टू डायरेक्ट एप्लीकेंट चेंज करे क्या बेटा अपना नाम, ठीक है। तो यहाँ पर यूज वर्धमान जो है वो एलएस टू बी अनडिजायरेबल कॉजिंग द लॉस ऑफ बिजनेस एंड रेपुटेशन एंड गुडविल, ठीक है। कैन कंपनी यूज और अदर मतलब अगेन बेटा वही चीज, क्या ट्रेडमार्क को एज अ कॉर्पोरेट नेम यूज कर सकते हो,
नहीं कर सकते। यूजिंग द सेम ट्रेडमार्क सेम लाइन ऑफ बिजनेस अनडिजायरेबल कॉजिंग कंफ्यूजन। ट्रेडमार्क राइट एनीथिंग जोड़ा है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बेटा लॉ ने यहाँ पे क्या किया, ट्रेडमार्क इन द कंपनी सेम नेम अनडिजायरेबल एंड कॉज कंफ्यूजन, इसलिए कोर्ट ने आपको अलाउ नहीं किया। अपील आपकी डिसमिस हो गई, और अपील डिसमिस मतलब आपका नाम हटाना पड़ेगा। आप सेम नाम से कंपनी नहीं चला सकते हो क्योंकि ऑलरेडी किसी व्यक्ति के नाम पे ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड है। कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी ये है बेटा, चाहे कंपनी का एग्जिस्टिंग नेम, चाहे ट्रेड नाम ट्रेडमार्क लिखा हो, क्या आपका पर्सनल नेम ही क्यों ना हो, अगर ऑलरेडी मार्केट में रजिस्टर्ड है तो इस नाम पे आप कंपनी नहीं बना सकते। दिस इज द क्रक्स ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टोरी। समझ में आए? पक्का? हाँ जी। ठीक है, ये जितने भी केस लॉस है बेटा, ये सारे हमारे कंप्लीट हो गए। ठीक है, एक बार आप इनको रीड कर लीजिएगा, अदरवाइज जो मैंने पीडीएफ दे रखी है वो आप रीड कर लीजिएगा। ठीक है, अब आता है सर, दैट इज नेम क्लॉज कंप्लीट हो गया। अब आता है सिचुएशन क्लॉज। क्या था बेटा? सिचुएशन क्लॉज। सिचुएशन क्लॉज इज नथिंग बट रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है। क्या है बेटा हमारे? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज है, मतलब कंपनी का ये क्या है बेटा? रजिस्टर्ड ऑफिस की बात करता है कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कौन से स्टेट में है। इधर देखो प्लीज, आपका रजिस्टर्ड ऑफिस में बेटा कौन से स्टेट में है, प्लस उसका एड्रेस क्या है ना? तो कंप्लीट एड्रेस और स्टेट। अच्छा, हमें ना स्टेट का नाम क्यों दे रहे हैं, तो इससे हमें ना ये आइडेंटिफाई करने में आसानी रहती है कि जुरिडिक्शंस क्या है, कोर्ट जुरिडिक्शंस क्या है आरओसी का, जुरिडिक्शंस ऑफ आरओसी। जैसे मान लो आपकी कंपनी दिल्ली की है, आपकी कंपनी कहाँ की है बेटा, तो ये इसका जो आरओसी का जुरिडिक्शन है वो दिल्ली का होगा, है ना? बोलो भैया। तो दैट मीन्स सर आपकी कौन से स्टेट में कंपनी फॉल कर रही है, उससे हमें पता लगेगा कि आपका आरओसी कौन सा है। अच्छा, आपकी कंपनी अगर हरियाणा बेस्ड है तो उसका आरओसी कहाँ का होगा बेटा? अगेन दिल्ली का, क्योंकि हरियाणा और दिल्ली का आरओसी क्या है बेटा? सेम ही। ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखिए, दिस क्लॉज कैनोट ऑन, यार क्या हो गया इसको, स्टेट एंड रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएटेड, मतलब यहाँ पे क्या डिफाइन करोगे बेटा? स्टेट क्या डिफाइन करोगे? This help to determine the jurisdiction of registrar of company. The company is required to inform location of registered office to registered company within कितने दिन के अंदर? From the date of incorporation of company and all time thereafter. The company must have registered office with which communication and notice will be sent. मतलब obvious सी बात है, आपके registered office होना चाहिए। बट इसमें थोड़ा सा ना अलग सेपरेट सिचुएशन है, वो देख क्या पढ़ रहे हैं जी हम? सिचुएशन क्लॉज। हेलो? तो सिचुएशन क्लॉज की क्या सिचुएशन है कि जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होगी, क्या होगी बेटा? इनकॉर्पोरेशन होगा, तो इनकॉर्पोरेशन के समय ध्यान सुना बेटा प्लीज, इनकॉर्पोरेशन के समय बेटा आपको रजिस्टर्ड ऑफिस का डिटेल बताना होगा। क्या बताना पड़ेगा बेटा आपको? कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, बट इसमें दो कंडीशंस। अब सुनो, मान लो जब आप कंपनी इनकॉर्पोरेट कर रहे थे और कौन सा फॉर्म फाइल कर रहे थे बेटा? स्पाइस प्लस। ठीक है, तो स्पाइस प्लस फाइल करते वक्त मतलब इनकॉर्पोरेशन के वक्त आपने अपना जो ऑफिस रखा वो दो सिचुएशन रखा है। आपने एक परमानेंट ऑफिस का एड्रेस दिया, कहा भैया यही हमारा एड्रेस होगा, यानी कि परमानेंट एड्रेस प्रोवाइड किया। क्या प्रोवाइड किया? हाँ जी। और दूसरा, या फिर आपने क्या दिया बेटा? टेम्पररी एड्रेस दिया, मतलब अभी आपका रजिस्टर ऑफिस रेडी नहीं था, सपोज आपको कंपनी तुरंत बनानी थी, बट रजिस्टर ऑफिस आपको मिल नहीं रहा था, उसके लिए आपको प्रॉपर लोकेशन वगैरह सब कुछ चाहिए था। हाँ जी। हाँ, तो सर मान लो यदि आपने परमानेंट लोकेशन वगैरह दी हुई है, तो फिर फर्दर आपको यहाँ पे इंटीमेशन की जरूरत नहीं है। नो इंटीमेशन टू आरओसी फर्दर। ठीक है, अगर आपने इनकॉर्पोरेशन में कौन सा एड्रेस दिया बेटा? परमानेंट। बट मान लो टेम्पररी एड्रेस दिया है, क्या दिया बेटा? तो फिर आपको आरओसी को क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? इंटीमेशन टू आरओसी अबाउट जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा। हाँ जी बेटा, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा उसकी आप क्या करेंगे? आरओसी को इंटीमेशन देंगे। और ये इंटीमेशन कितने दिन के अंदर आ जाएगा बेटा? विद इन 30 डेज। कितने दिन के अंदर? विद इन 30 डेज फ्रॉम डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, मतलब जिस दिन आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई वहां से 30 दिन के अंदर अंदर आप क्या करेंगे? रजिस्टर ऑफिस की इंटीमेशन प्रोवाइड कर देंगे, किसको? आरओसी को। और इसके लिए फॉर्म फाइल करना पड़ेगा आपको बेटा, फॉर्म INC 22।
कौन सा फॉर्म फिल करोगे? फॉर्म INC 20। तो और इसमें इंटीमेशन दोगे कि भैया ये हमारा परमानेंट है, बट ये जो इंटीमेशन है ये हर केस में है क्या? नहीं। अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी परमानेंट एड्रेस दे चुकी है कॉर्पोरेशन समय, फिर आपको फर्दर इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया? लिख लो सर। तो पूरा नाम दोगे और क्या करोगे बेटा? कंप्लीट एड्रेस प्रोवाइड करोगे, ठीक है? Yeah. यार ये काम करो, ये ना अपने पास से रख लो, बच्चों को दे देना कल, ठीक है? लिखा दोस्तों? डू इट फास्टर प्लीज। पता जूम में क्या हो रहा है ना, आवाज थोड़ा सा ना बहुत अजीब सी आ रही है। नहीं नहीं, जब तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग सुनी होगी तो हाँ, आवाज थोड़ा अजीब सी नहीं आ रही, मतलब इरिटेशन वाली। ये सही आ रही है? पता नहीं, मुझे थोड़ा या फिर मेरे हेडफोनों में दिक्कत हो, और सब मेरी शक्ल भी छोटी सी आ रही है। ठीक है दोस्तों, रजिस्टर ऑफिस समझ आया? तो मेमोरेंडम में आपने नेम क्लॉज पढ़ लिया, मतलब जहाँ पर कंपनी के नाम के बारे में, और दूसरा हमने डिस्कस कर लिया रजिस्टर ऑफिस के बारे में। और आई होप सो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि कब इंटीमेशन करना है और कब इंटीमेशन नहीं करना, कितने दिन के अंदर इंटीमेशन करना है, कौन से फॉर्म में इंटीमेशन करना है। डन? बोल लो लल्लू, आगे बढ़ जाए।
डन। चलिए अगला पॉइंट देखिएगा, ये एग्जाम्पल इसको आप देख लीजिएगा। अगला पॉइंट क्या है? पब्लिकेशन ऑफ नेम एंड एड्रेस ऑफ कंपनी। बस ध्यान से सुनना भाई साहब। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 क्या कहता है? कहता है जी, हर कंपनी, एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू डिस्प्ले इट्स नेम एंड एड्रेस इन लेजिबल लेटर में। किसमें बेटा? लेजिबल लेटर में। इन मतलब जो एक विजिबिलिटी हो जिसकी, राइट। ऐसा नहीं कि छोटा सा लिख दिया आपको दिख नहीं रहा है, फॉन्ट साइज का ऐसा हो कि विजिबल हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। इन कॉन्स्पिशियस पोजीशन एंड द फुल बिजनेस लेटर, मतलब जितने भी बिजनेस लेटर आप बनाओगे, बिल हेड्स प्रिपेयर करोगे, लेटर पेपर प्रिपेयर करोगे, अकॉर्डिंग टू द नेम होना चाहिए, और उसमें सारी चीजें मेंशन करोगे, कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखो, पेंट करोगे या फिक्स करोगे क्या बेटा? कंपनी का नाम और उसका एड्रेस रजिस्टर ऑफिस के बाहर, ठीक है। मतलब जहां भी आपका रजिस्टर ऑफिस होगा उसके बाहर कंपनी का नाम होना चाहिए और कंपनी का एड्रेस होना चाहिए। एंड कीप द सेम पेंटेड और अपिक्स ऑन आउटसाइड एवरी ऑफिस और अदर प्लेस जहां जहां आप बिजनेस कैरी आउट कर रहे हैं, वहां पे इन द सेम पोजीशन में आप उसको रिप्रेजेंट करो, ठीक है। कौन सा लेटर में बेटा? legible letter में। And if the character employed therefore are not those language, or one language is general use in the locality and also in the character in that language and one language those, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, जहां पे लोगों को जो लैंग्वेज समझ में आती है उस लैंग्वेज में आप वो एड्रेस वगैरह मेंशन करेंगे, समझ आएगा। अच्छा, हैव इट्स नेम, राइट, एनग्रेव्ड इन द लेजिबल कैरेक्टर द कॉमन सील। मतलब अगर कंपनी की कोई कॉमन सील है तो उसमें भी आप लेजिबल लेटर में क्या करोगे बेटा? नाम पे मेंशन करोगे, ठीक है। Get its name, address of registered office, corporate identification number along with the telephone number, fax number अगर कोई है, email, website address अगर कोई है, painted in the business letter, billhead, letter paper and all notice and other official publication। मतलब कंपनी के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उन सब में कंपनी का नाम, एड्रेस, सिन नंबर, मेल आईडी, ईमेल एड्रेस, और सर मोबाइल नंबर, अगर कोई फैक्स नंबर है तो वो, राइट, और अगर वेबसाइट है तो सारी चीजें आप क्या करोगे? मेंशन करोगे, ठीक है। कहते हैं हैबिट्स नेम प्रिंटेड ऑन, किसमें बेटा? नेगोशिएबल। अगर कंपनी कोई हुंडी दे रही है, प्रॉमिसरी नोट इशू कर रही है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज इशू कर रही है, या कोई भी एज सच डॉक्यूमेंट इशू कर रही है बेटा, उसमें भी सेम चीजें मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं एवरी कंपनी विच हैज अ वेबसाइट फॉर कंडक्टिंग ऑनलाइन बिजनेस और अदरवाइज। मतलब अगर आपकी कंपनी की क्या बेटा वेबसाइट है तो डिस्क्लोज करोगे, पब्लिश करोगे इट्स नेम, एड्रेस, रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस बेटा, आइडेंटिफिकेशन नंबर कौन सा? सिन, टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर अगर कोई है, ईमेल, और नेम ऑफ द पर्सन हु कांटेक्ट इन केस ऑफ क्वेरी इन ग्रीवेंसेस एंड लैंडिंग होम पेज, यानी कि जो वेबसाइट का होम पेज होगा उसमें ये सारी डिटेल आप मेंशन करो। समझ में आ रहा है ना? सिंपल है। यस, इसमें कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीज। However, where a company has changed its name and name during the last 2 years, it shall painted the or affix and print as the case may be along with the former name and so name changed during the past 2 years। बता दें, ये जो पॉइंट कह रहा है ये क्या कह रहा है सुनना। मान लो पिछले 2 सालों में, पास्ट 2 ईयर में, अगर आपने कंपनी का नाम क्या करा है? चेंज करा है, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है न्यू नाम के साथ आप ओल्ड नेम को भी यहाँ पे क्या करोगे? मेंशन करोगे, ठीक है। तो न्यू नाम तो लिखना ही है, उसके साथ साथ क्या करना है बेटा? पुराना नाम भी लिखना है, लास्ट 2 साल का, ठीक है। समझ में आया? फर्दर अगर ओपीसी है तो लास्ट में क्या वर्ड यूज करोगे? ऑफ वन पर्सन कंपनी, मेंशन इन द ब्रैकेट बिलो द नेम। मतलब अपनी कंपनी के नाम के बाद ब्रैकेट में क्या लिखोगे बेटा? वन पर्सन कंपनी। Ministry of Corporate Affairs clarify that display the name in English addition to the display the local language will be sufficient compliance with the requirement of the section। तो इंग्लिश में लिख लो या फिर लोकल लैंग्वेज में लिख लो, समझे? द वर्ड क्या लिखा हुआ है? आउटसाइड ऑफ एवरी ऑफिस डू नॉट मीन्स आउटसाइड द प्रीमिसेस इन विच ऑफिस इज सिचुएटेड। ये केस था बेटा कौन सा? डॉक्टर HL दैट इज बाटलीवाला सन्स एंड कंपनी लिमिटेड वर्सेस एम्बेरर, ठीक है। अब ये कहते हैं वेयर ऑफिस इज सिचुएटेड विद इन अ कंपाउंड द डिस्प्ले आउटसाइड द ऑफिस रूम थ्रो इनसाइड द बिल्डिंग इज सफिशिएंट। मतलब अगर आपने नाम क्या करा है बेटा? आउटसाइड लिखा है ऑफिस रूम के, या फिर इनसाइड लिखा है बिल्डिंग के,
वो सफिशिएंट है। जरूरी नहीं है मान लो ना बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हैं, हमारा 10 बिल्डिंग है, अब ऐसे थोड़ी हर बिल्डिंग में लिखेंगे। आपने अपने ऑफिस के बाहर लिख दिया, इनसाइड ऑफिस लिख दिया, इट्स सफिशिएंट। ठीक है, मतलब आपको बिल्कुल सब जगह लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे बिल्डिंग में थोड़ी लिखेंगे अपना नाम। समझ में आया? लो, तो दिस इज इट अबाउट सिचुएशन क्लॉज। कौन सा क्लॉज बेटा? अब आता है कौन सा क्लॉज हमारा? ऑब्जेक्ट क्लॉज। तो सर ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या होता है? ऑब्वियस सी बात है, जो कंपनी के किसको डिफाइन करेगा? ऑब्जेक्टिव क्लॉज। अंडर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी ऑफ द एक्ट कहते हैं ऑल कंपनी मस्ट स्टेट देयर मेमोरेंडम of the object for which company proposed to be incorporated and कंसिडर नेसेसरी फर्दरेंस दे रहा हूँ। मतलब सिंपल सी बात है, आप कंपनी के ऑब्जेक्ट को मेमोरेंडम में क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे कि किस ऑब्जेक्ट के लिए अपने कंपनी का इनकॉर्पोरेट किया है। इट डिफाइन द ऑब्जेक्ट फॉर विच कंपनी इज क्या बेटा? और प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड एंड एनी मैटर कंसिडर्ड इन फर्दरेंस। मतलब और भी कोई मैटर है जिसमें कंपनी डील करती है उसको भी आप मेंशन करोगे। इट इंडिकेट द पर्पस फॉर विच कंपनी हैज बीन सेट अप and actually capability beside the sphere of activity. This state affirming the ambit of the extension of power of the company. अब कैसी बात है, ये कंपनी की क्या शो कर रहा है बेटा? पावर कि कंपनी किस किस एक्टिविटीज में इंडल हो सकती है। स्टेटेड नेगेटिवली, नथिंग शुड बी डन बियॉन्ड द ambit or no attempt shall be made the company other purpose which is specified। मतलब जो स्पेसिफाई करता है उससे बाहर जाके आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। कहते हैं द पर्पस ऑफ ऑब्जेक्ट क्लॉज इज टू बी एनेबल द पर्सन डीलिंग विद द कंपनी। ये ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको बेटा पहले। भाई आपका ऑब्जेक्टिव अगर दूसरे लोगों को पता रहेगा तो एटलीस्ट अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी होने के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। मतलब ऑब्वियसली बात है ना, ऑब्जेक्ट के बाहर जाके काम करोगे तो एक्ट कौन सा बेटा? अल्ट्रा वायरस है। अटॉर्नी जनरल वर्सेस जीई रेलवे कंपनी का केस था बेटा ये। Although express power are necessary, a company may do anything which is incidental to the consequent power of the specified. The act will not be ultra virus. Right? Thus, trading company has implied power to borrow money, draw, accept bill of exchange, ordinary forms, but railway company cannot issue bills, although it may be borrow money. मतलब सिंपल सी बात है, एक तो भाई मैंने आपको बोला था मेन ऑब्जेक्ट होता है, और एक होता है जो उस मेन ऑब्जेक्ट से इंसिडेंटल्स होता है। क्या होता है बेटा? इंसिडेंटल। मतलब भैया ये काम के लिए मैं ये काम भी करूंगा तो आप काम कर सकते हो, अगर वो करते हो वो अल्ट्रा वायरस नहीं माना जाएगा। दिस इज कॉल्ड अटॉर्नी जनरल वर्सेस जेई रेलवे कंपनी। समझे? बोलो जी। अच्छा, दिस केस लॉ यू मस्ट बी रीड। ठीक है, एक बार पढ़ लेना इसको। बाकी ये अल्ट्रा वायरस वाला पॉइंट था, एसबरी वाला कंपनी याद है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है? अच्छा, अगेन ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। मेंबर की लाइबिलिटी को क्या करता है बेटा? स्पेसिफाई करता है। देखो, इट स्टेट द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ कंपनी इन केस ऑफ अनलिमिटेड। द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होगी? वेयर इज द कंपनी इज लिमिटेड ऑफ शेयर्स, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर क्या होगी बेटा? रेस्ट्रिक्टेड बाय अमाउंट ऑफ अनपेड क्वाइल ऑफ शेयर्स। पढ़ चुके हैं ऑलरेडी बेटा। हाँ, फॉर अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, द लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इज रेस्ट्रिक्टेड बाय द ईच हैज एग्रीड टू कंट्रीब्यूट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब जितना आपने कंट्रीब्यूट करने के लिए बोला था आप सिर्फ उतने के लिए लायबल होंगे। Again, this is already we have done. So section 4 subsection 1 clause D state that liability of member of company is to be specifically mentioned in memorandum of association. It is provide liability of member may either limited or unlimited। ठीक है, तो मेमोरेंडम आप मेंशन करोगे मेंबर की लाइबिलिटी लिमिटेड है या फिर अनलिमिटेड है। समझे? कैपिटल ग्रॉस क्या होता है? जिस कैपिटल से कंपनी क्या होती है बेटा? रजिस्टर्ड होती है, इससे ज्यादा पैसा मार्केट से रेज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो दिस क्लॉज स्पेसिफाई minimum capital that company can raise is also called क्या बेटा? Authorized nominal capital of company and also explain the division such capital amount into the number of shares in a fixed। तो भैया यही होता है नॉमिनल कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल और शेयर कैपिटल। इतना ही फंड्स आप मार्केट से इशू कर सकते हैं। बाकी आगे चल हाँ बोलो। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। सेक्शन 61 आपको बता, दो सेक्शन पढ़ाऊंगा बेटा इसमें, एक सेक्शन 61 और एक सेक्शन 66। जब मैं शेयर कैपिटल वाला चैप्टर कराऊंगा तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा कैसे शेयर कैपिटल को चेंज कर सकते हैं, कैसे शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ेंगे, तो अभी यहाँ पे कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। भाई सब्सक्रिप्शन क्लॉज किसको मेंशन करता है? सब्सक्राइबर डिटेल। किसको मेंशन करता है ये? सब्सक्राइबर डिटेल। आई होप सो आपको पता होगा सब्सक्राइबर्स कौन होते हैं। जब सेक्शन 3 आपने पढ़ा था इनिशियली, पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 7। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितने सब्सक्राइबर चाहिए? 2। और ओपीसी में मिनिमम एक या मैक्सिमम भी एक ही होता है उसमें, और हर व्यक्ति ने कम से कम एक शेयर्स कंपनी में सब्सक्राइब करा हो। समझ में आए? ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बेटा। अच्छा, ये जो अभी आपने पढ़ा दिस इज ऑलरेडी वी हैव डन।
बट इसके बाद की जो कहानी है ना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब हमें करना है क्या, ऑल्टरेशन। क्या करना है बेटा, ऑल्टरेशन ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। राइट, मेमोरेंडम को कैसे ऑल्टर करना है ये बेसिकली हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई परेशान, पक्का। चलिए, थैंक यू सो मच।